नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए हम विजन आईएएस की 15 महीनों की मैगजीन्स को कवर कर रहे हैं। एक एक महीने की मैगजीन लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स को आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है जी। अगर आपने बीच से देखना शुरू किया है या डायरेक्ट अभी अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके सामने समस्या आए, आप समझ ना पाएँ कि ये क्या चल रहा है, क्यों किसी टॉपिक को मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों किसी को ले रहा हूँ। तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप शुरू से देखिए, सारी मैगज़ीन सीरीज़ में कवर होगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर महीने की मैगज़ीन खोलिए और यहाँ आइए, जहाँ से टॉपिक्स की शुरुआत होती है। यहाँ लिखा है, पहला सेक्शन है पॉलिटी और गवर्नेंस, राज व्यवस्था और शासन। इसमें 2 टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं और सॉरी, ये जो पहला टॉपिक है, मेरे ख्याल से इसको लेके एक बार क्वेश्चन पूछा गया इनडायरेक्टली। थोड़ा-सा देख लीजिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, कौन-कौन से मापदंड बनाए गए हैं, बस इतना देख लीजिए। आपका मतलब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चर्चा में बहुत था तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। ठीक है? बस क्राइटेरिया आपको देखना है, कभी-कभी वो भूल जाता है। बाकी इसके बारे में मैंने खूब बात की है। समान नागरिक संहिता के बारे में खूब अच्छे से बताया पिछले महीने, मतलब जस्ट पिछला नहीं, इसके पहले की वीडियोस में ये आया था एक बार, तो याद दिलाने के लिए बस ये ले रहा हूँ कि इसे देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसके जितने एस्पेक्ट्स संवैधानिक और व्यवहारिक जो भी मैंने बताया था उसे देख लीजिएगा। बस एक बात यहाँ बता देता हूँ कि कंसेप्ट के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता में होता क्या है, कौन कौन सी बातें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है? बाकी संवैधानिक वगैरह चीज़ें वो मैंने बता दी है, आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गई। सीधे यहाँ आइए, आईआर में आइए। आसियान के बारे में आपको बेसिक सा समझना है कि आसियान की स्थापना कब हुई, कौन कौन से मेंबर्स हैं। और कई बार तो यूपीएससी ने इनकी जो मतलब इनमें जो देश शामिल हैं उनकी राजधानियों को लेकर भूगोल में क्वेश्चन पूछ लिया। अब यूपीएससी ये नहीं बताती है कि चलिए ये प्रश्न भूगोल से संबंधित है, इसका जवाब दीजिए। मतलब प्रश्न आ गए हैं, अगर आपने भूगोल पढ़ा है, मैप पढ़ा है, तो आप सही से कर पाएंगे। और एक बात मैंने पहले भी बताया है कि आईआर का मतलब प्री के नज़रिए से सिर्फ आईआर नहीं होता। आईआर कम भूगोल और मैपिंग ज़्यादा होता है। ठीक है ना? तो आप आसियान की कंट्रीज़ को देखेंगे, उनकी राजधानियों को एक बार देख लेंगे, ताकि उत्तर दक्षिण अगर आए, पूर्व पश्चिम आए अरेंज करने के लिए, तो आप कर सकें। ठीक है? और इससे भारत का क्या रिलेशन है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर वो मेंस के लिए आप पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा विश्लेषण करेंगे, टाइम ख़राब होगा। मेंस की जब बात आएगी तो हम अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। ठीक है? ये हो गया। बाकी यहाँ देखिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष, इस कोष के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड क्या है। बेसिक, इसका मकसद क्या है, यह क्या है, भारत क्यों इसके सामने लगाया गया है, यानी कि भारत का भी इससे रिलेशन है, थोड़ा सा जान जाएंगे किस लिए इसको बनाया गया, ये जान जाएंगे, काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। सीधे आप इकॉनमी वाले सेक्शन में आ जाइए और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है, कहाँ गया जी, नगर निकायों की वित्त व्यवस्था। कहाँ गया? यही तो है एक्चुअली। अब आप सोच रहे होंगे सामने ही लिखा है तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कहाँ गया जो पहले से जुड़े उनको पता है कि मैंने साइड में नोट रखी हुई है मैगज़ीन पढ़ने के दौरान। मतलब इसको तैयार करने से पहले मैगज़ीन पढ़ता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, साइड में नोट करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करने के दौरान उसको देख के फिर यहाँ देखता हूँ। चलिए, तो नगर निकायों की वित्त व्यवस्था। अब म्यूनिसिपल के बारे में आपको पता ही नहीं है तो फिर इस टॉपिक को पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। पिछली वीडियोस में एक बार आया था स्थानीय, शहरी स्थानीय निकाय, तो वहाँ मैंने बताया था कि अलग अलग नाम दिए गए हैं, किस क्राइटेरिया के आधार पर नाम दिया गया है, नगर निगम और उसी तरह से नगर पालिका, छावनी परिषद, इस तरह से कई सारे नाम होते हैं। उनको आप अच्छे से समझिए, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था और उस 74वें संविधान कौन सा किया गया था, फिर आंसर ही बता रहा हूँ। तो उसमें कौन सी व्यवस्था की गई, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। इस बहाने, ये तो ठीक है, वित्त व्यवस्था की संकट रहती है, पैसे की कमी रहती है, तो व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसी बहाने आप नगर निकायों को पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसलिए मैंने इसको लिया है। इसके बाद आगे देखिए, 74वां संविधान संशोधन पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे स्वामित्व योजना है, कहाँ है, ये सामने ही तो है, स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना क्या है, क्यों शुरू की गई, किसने शुरू की और कैसे इसे लागू किया जा रहा है, बस इतना ध्यान कर लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा।
बाकी आपने सॉवरेन बॉन्ड सुना है, एक ग्रीन हटा देते हैं। सॉवरेन बॉन्ड भी अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहिए कि सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, इसे आपको समझना है। अगर आप डायरेक्ट इस पे आएंगे ग्रीन के साथ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, पहले से पढ़ा है तो आसान है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे पैसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, वो थोड़ा सा जान लेंगे, काम चल जाएगा, महत्वपूर्ण है। बाकी ये मैंने आपको टॉप 500 की सीरीज़ में पढ़ाया भी है, नोट भी दिया है। मौद्रिक नीति समिति, अब बार बार मैं नहीं कहता हूँ कि नोट दिया है, नोट दिया है, दिया तो बहुत सारे टॉपिक्स का है। बार बार कहूँगा तो लगेगा कि ये विजन आईएएस की सीरीज़ कम और पीडीएफ नोट का प्रमोशन ज़्यादा हो रहा। तो मौद्रिक नीति समिति के बारे में आपको पढ़ना है कि इस नीति समिति, पहले क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी ने पूछा था, इसके मेंबर्स वाली जो लाइन थी ना कि इसमें इतने मेंबर होते हैं, मेरे ख्याल से 12 मेंबर लिख दिया था यूपीएससी ने, और होते हैं 6 ही, ठीक है, मेरे ख्याल से। अब मैं जानबूझ के ऐसा मिक्स कर देता हूँ, मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको ये टॉपिक खोलना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि इसमें मेंबर्स कैसे होते हैं, आरबीआई की ओर से कितने होते हैं, सरकार की ओर से कितने होते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मौद्रिक नीति समिति क्या करती है। 2019 में शायद एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इस तरह के मामले पे फैसला कौन करता है, और उसका आंसर क्या था, गेस करिए, ठीक है। तो इसके कार्य आप देख लीजिए कि मौद्रिक नीति समिति के कार्य क्या है, बस इतना बस देख लेंगे, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मानव क्या है जी, मानक राष्ट्रीय कार्य योजना किधर है, ये यहाँ देखिए, मानक राष्ट्रीय कार्य योजना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना, एक ड्राफ्ट है ये, स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान, थोड़ा सा बेसिक इसका आप देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे, जब इसे अंदर देखेंगे तो कमाल की चीज़ें मिलेंगी। इसमें आईएसआई के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें एगमार्क के बारे में पढ़ेंगे, एगमार्क के बारे में, और बीआईएस के बारे में पढ़ेंगे, वो महत्वपूर्ण है, उस पर पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है ना। तो उसको जानने के लिए आप इस टॉपिक को खोलेंगे और पढ़ेंगे। चलिए सिक्योरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी में कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है जी, देखिए यहाँ पे कहीं, एक मिनट रुकिए, 4.4.1, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्या है, CII, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो कई सारे शब्द आपको मिलेंगे, टेक्निकल शब्द जो महत्वपूर्ण है, अपने आप में एक छोटे से टॉपिक हो सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पहले तो आप बेसिक क्लियर करिए कि ये क्या होता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे। अब वैसे दे दिया गया, 3-4 दे दिए गए शब्द, अब आपको बताना है किसे रखें किसे ना रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को पढ़ें अच्छे से, ठीक है जी, ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ देखिए, ब्लू बगिंग क्या होता है आप जानते हैं? सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हर साल एक आते हैं, मतलब ये ग्रामेटिकली मैंने गलत बोला, ऐसा प्रश्न हर साल एक आता है, ये ठीक है, या ऐसे प्रश्न हर साल 1 या 2 आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, यूपीएससी शब्द दे देती है, टेक्निकल टाइप का शब्द होता है, वो आर्ट एंड कल्चर में भी हो सकता है, इतिहास का भी कोई शब्द हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, इन्वायरमेंट का भी हो सकता है, और यूपीएससी पूछ लेती है कि बताइए यह क्या है। अब आप ही बताइए कि ब्लू बगिंग क्या है, पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि पढ़ा नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। तो बस इस तरह से इसको देख लीजिए कि यह क्या है, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, ज़्यादा रिसर्च नहीं करना इसमें। ओके, अब चलते हैं आगे, इसमें इतना ही है। अब पर्यावरण में चलते हैं। पर्यावरण में आपको सबसे पहले देखना है UNFCCC, यह क्या है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत इसकी कब से हुई, ठीक है, और इसने कुछ रिपोर्ट्स जारी की हैं या इसके द्वारा रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, उससे आप देख लीजिएगा UNFCCC के बारे में, यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी सम्मेलन हुआ है, क्या निष्कर्ष निकले, थोड़ा बहुत आप देख लेंगे, भारत का क्या इसके साथ रिलेशन है या भारत के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं, उन्हें थोड़ा सा देखेंगे, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस संस्था के बारे में, इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा विस्तार से समझिए। ओके, ये बताइए क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है।
अगर यूपीएससी कहे कि क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उसमें से एक कथन में कोई बात लिखी गई है, दूसरे कथन में कोई बात लिखी है, तीसरे में कोई बात लिखी है, फिर कूट बनाया गया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कैसे जानेंगे? तभी जानेंगे जब क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में पहले से पढ़ा है और समझा है। तो इसमें आपको यही करना है कि इस टॉपिक को समझ लीजिए कि जलवायु वित्त क्या होता है, और उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ शब्द आएंगे, उनका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक रिपोर्ट आई है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण होती जाएंगी। ठीक है ना। अब सारी नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो महत्वपूर्ण है वो। इसके पहले भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स थी, लेकिन वो बहुत दूर थी, तो वहाँ से आने की संभावना कम थी, तो मैंने जानबूझ के छोड़ा था। लेकिन फिर भी लिया था कुछ, जैसे वन स्थिति रिपोर्ट, चाहे वो भारत का हो चाहे विश्व का हो, वो लिया क्योंकि महत्वपूर्ण था उस समय के लिए भी, मतलब उतनी दूर से भी। तो अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी किसके द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिलहाल इसमें क्या बात कही गई थी, मेन बात उसे ध्यान रख लीजिए, काम हो गया। इसके अलावा मीथेन उत्सर्जन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये मुद्दा क्यों चर्चा में आया है, और मीथेन के बारे में वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी विशेषताओं को लेकर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा आपको। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इस टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से आप पढ़िए। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं CCUS। यह क्या है, इससे संबंधित कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ओके। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आ सकते हैं, और ये टॉपिक भी पहले आ चुका है। कहाँ गया ये, ई अपशिष्ट प्रबंधन, कहाँ ये, हाँ इस पे क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि ये नया नियम है 2022 में, यानी कि संशोधन किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उसका निपटान किया जाएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, या इसी में से कोई एक नियम ले करके यूपीएससी पूछ दे कि यह बात बताइए किस अधिनियम में कही गई है, उसमें से एक अधिनियम ई अपशिष्ट वाला है, एक नियम, बाकी प्लास्टिक वाला एक नियम है, बाकी और भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इस तरह से करके पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस आप इसको बस ऐसे देखिए कि इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं, हो जाएगा। 2022 को ध्यान में रखिएगा कि नया क्या है इसमें। चलिए, ये शहरी कृषि क्या होती है जी, अर्बन एग्रीकल्चर क्या होता है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो आप काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। एग्रीकल्चर से तो नहीं जुड़ा है, बागवानी से शायद जुड़ा हुआ था, मियावाकी तकनीक, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप इसे सर्च करिए, मियावाकी तकनीक क्या है। वो भी कहीं शहरों से तो नहीं जुड़ा है कि शहर में कोई बगीचा बगीचा टाइप का लगाना है घर के आंगन में या घर के पीछे, जैसा भी है। ठीक है ना, मियावाकी तकनीक को थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ नहीं मिलेगा शायद। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर क्या है, इसकी क्या खासियत है, क्या फ़ायदे हैं, इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि कृषि से और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप कितने क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, मैंने नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया था आपको। एक मिनट, ये है कहाँ, ये ऊपर ऊपर यहाँ देखिए, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। मैंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया था, पिछले महीनों की मैगजीन में था, और ये प्राकृतिक कृषि के बारे में हो रहा है। तो एक तो होता है प्राकृतिक कृषि का कंसेप्ट, एक होता है जीरो बजट प्राकृतिक कृषि। तो पहले आप इसे भी समझ लेना, तभी तो जीरो बजट वाला समझ पाएंगे। लेकिन मैंने जैसे बताया था आप अच्छे से समझ गए होंगे उसको भी। और इसमें सबसे पहले आपको यही समझना है कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारी सरकार ने इस पर कौन सा मिशन लॉन्च किया है, उससे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी, टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, मोटे अनाज को लेकर के मैंने पहले ही बात किया था, तो यहाँ भी इसी टॉपिक के बहाने देखिए, पीसीएस में तो सीधा सीधा इसी लाइन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसी टॉपिक के बहाने आप जानेंगे कि मोटे अनाज कौन कौन से हैं, वो लिस्ट मैंने बताई थी आपको, वो उस तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके फ़ायदे क्या हैं मोटे अनाज के, चाहे वो पोषण के दृष्टिकोण से हो, चाहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए खेती के दृष्टिकोण से हो, रोजगार के दृष्टिकोण से हो, महत्वपूर्ण है। ऐसे आप देख लेंगे, इसके बारे में मैंने बात किया है, तो ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और साइट्स, साइट्स देख रहे हैं कहाँ लिखा है, ये लिखा है साइट्स, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है,
वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से तो साइट्स का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी कुछ परिशिष्ट हैं आपके पास अगर नोट होगी टॉप 500 वाली, तो वहाँ आप देखेंगे कि मैंने टॉपिक में नोट दिया है, बताया है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम में इसको यहाँ रखा गया है, इसी प्रजाति को रेड लिस्ट में यहाँ रखा गया है, और वहाँ पे एक चीज़ और लिखी रहती है कि साइट्स के इस परिशिष्ट में इसको रखा गया है, यानी कि इसके व्यापार पर इस हद तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नहीं करना है। ठीक है ना। तो साइट्स की स्थापना कब हुई, इसका मकसद तो आपको समझ में आ जाएगा नाम पढ़ के ही। इसका काम थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और परिशिष्ट कैसे तय किए जाते हैं वो थोड़ा सा समझ लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक। चलिए, अब जैव विविधता विरासत स्थल देखिए कहाँ है, यहीं पे है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले आप यही समझिए कि जैव विविधता में विरासत क्या है, ये कौन से स्थल होते हैं, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसे घोषित कौन करता है। और उसके बाद एक और लेयर शुरू होती है जिसमें सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे यहाँ यानी कि भारत में कौन कौन से स्थल हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है। बस ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज़रा आप देखिए, एक बड़ा ही अजीब सा नाम है, और मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं। और ये है, यहाँ देखिए, एसिक्लोफेनाक। एसी को क्लोफेनाक ये क्या है? आपको पता ही है, आप तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सीधा सीधा यूपीएससी दे देती है शब्द, और पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में 4 बातें लिखी गई हैं, किसके बारे में बात की गई, यह है क्या, कोई जीव है, कोई रॉकेट है, कोई कीटनाशक है कि क्या है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसके प्रभाव को लेकर के, जैसे मान लीजिए कि यह कीटनाशक है, तो इस कीटनाशक का असर किस पे हो रहा है, कौन इससे परेशान हो रहा है, किस जीव का विलोपन हो रहा है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इन 2 बातों को ध्यान में रख के इसे तैयार कर लीजिए, हो गया बात खत्म। चलिए, तो इसमें बस इतना ही है। बस एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये भी उसी कैटेगरी में आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूजीवारा इफ़ेक्ट क्या होता है, सिंपल है, लेकिन सिंपल सबके लिए नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए सिंपल है कि ये फूजीवारा इफ़ेक्ट क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे। और सीधा सीधा मतलब क्वेश्चन यही है कि फूजीवारा इफ़ेक्ट के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो सिंपल इसी दृष्टिकोण से इसका जवाब खोज लीजिए, आपका टॉपिक तैयार हो गया। अब आते हैं सोशल इश्यूज़ पे। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं? सबसे पहला तो यही है, अभी देखिए भारत दुनिया में सेकंड नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से, कुछ ही सालों में हम पहले स्थान पे हो जाएंगे। तो इसमें ना एक तरह से ये रिपोर्ट है, इसमें आप देखेंगे कि दुनिया में जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी कई कैटेगरीज हैं। शहरों में प्रतिशत आबादी कैसे बढ़ रही है, भारत का आप देख ही लीजिए, भारत के संदर्भ में ही ज़्यादा देखना है, ठीक है ना। क्योंकि भारत के जो शहर हैं उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और कई सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर विश्व की कोई रिपोर्ट है तो शहरों को ध्यान में रख के तैयार करेंगे। भारत की जो रिपोर्ट आएगी जनसंख्या वाली, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि 2011 वाले को कैसे देखना है, और उसी के आधार पे 2021 वाले देखिएगा। अब 21 ही कहेंगे, लेट चल रहा है वो अलग बात है। चलिए, इसी में आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जब आप इस टॉपिक को खोलेंगे ना, ये वैश्विक जनसंख्या वृद्धि वाला, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में पता चलेगा, और उस पर क्वेश्चंस पहले बहुत पहले आ चुका है। एक सिंपल ये देखिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, जनसंख्या कोष का क्यों यह बनाया गया है, उसको ध्यान में रखेंगे, आपका काम हो गया। चलिए, अगले सेक्शन में जाते हैं। बाकी टॉपिक्स महत्वपूर्ण नहीं है मेरे हिसाब से, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आप देख लीजिएगा उनको। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इस महीने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ध्यान से समझिए। एक ही टॉपिक मुझे दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है आर्टेमिस 1। ये आर्टेमिस 1 क्या है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या है, और इसी का जवाब खोजते हुए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत आगे पीछे की 2-3 बातें ध्यान में रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस क्या का जवाब एक अच्छे से विस्तार से समझ के पढ़ के क्लियर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी नॉर्मल बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ही कवर की जा चुकी हैं, इसलिए भी छोड़ी जा रही हैं। ठीक, आर्ट एंड कल्चर में आइए, और इसमें देखिए कि एक टॉपिक है कुतुब शाही स्थापत्य कला।
यह कुतुब शाही स्थापत्य कला क्या है, बस सिंपल इतना। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इतना देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, बाकी सुर्खियों में रही कुछ कलाकृतियां हैं, उनको आप देखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, क्राफ्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा जान लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बस बेसिक बेसिक, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। ठीक है, और उसी में आप देखेंगे, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इन कलाकृतियों में पहाड़ी चित्रकला के बारे में विस्तार से बताया गया है, पाटन पटोला के बारे में भी बताया गया है, किन्नौरी शाल के बारे में बताया गया है। इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से योजनाओं में आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। परिशिष्ट में आप देखेंगे तो भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल, अभी मैं बात कर रहा था उधर ना ऊपर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन है भारत में, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, इसके अलावा कृषि और खाद्य से संबंधित कुछ पहले हैं जो कि COP25 से संबंधित हैं, जो पहले था, और उसी से संबंधित और भी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा नहीं विस्तार में जाना, ये बस थोड़ा 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 देख लेंगे, एक आइडिया बना लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो पता है ये बहुत ज़्यादा अनावश्यक हो जाएगा, फालतू की चीज़ें हो जाएंगी। बस कृषि वाला आप देख लीजिएगा, उसके बाद से वन और भूमि वाला देख लीजिएगा, और इसके अलावा अनुकूलन से संबंधित कुछ पहले, बस इससे ज़्यादा कुछ मत देखिए। ठीक है, बाकी आप मैप वाला देख लीजिए, मैप में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें शामिल करना है। और मैंने पहले ही बताया है कि बस एक बार आप स्थल देख लिए, उसको मिला लिए, मैप में लोकेट कर लिए, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, उतना ही करना, भारत और विश्व का रटना उतना कुछ नहीं है। चर्चित व्यक्तियों वाले सेक्शन में जाएंगे तो दादा भाई नौरोजी के बारे में विस्तार से पढ़िएगा। बार बार प्रश्न आते हैं, दादा भाई नौरोजी का कार्य, उनकी किताबें और बाकी क्या उनके योगदान रहे हैं इतिहास में, उसे आप देखिएगा। और बिरसा मुंडा के बारे में भी दिया गया है इसमें, बिरसा मुंडा के बारे में विस्तार से देखिए, कौन सा आंदोलन उन्होंने चलाया था, किस राज्य के आसपास उनका काम था। ठीक है, उनका क्षेत्र जो था, प्रभाव क्षेत्र आप कह सकते हैं, वो देख लीजिए। हो गया, इस महीने की मैगजीन कंप्लीट हो गई। ठीक है, बाकी अगर आपको PDF नोट चाहिए तो कमेंट में जाएंगे, एक लिंक दिया गया है, उसे आप विस्तार से देख लेंगे। मैं छोटी सी वीडियो है, पूरा समझ में आ जाएगा कौन कौन सी PDF नोट आपको मिलती है। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।